अभी हम हिंदी सत्र को शुरू करते हैं। हिंदी सत्र में सभी का स्वागत है। सभी को नमस्ते। नमस्ते शर्मिला दीदी। नमस्ते यशवंत जी, सभी को नमस्ते। सभी का में स्वागत है। आज हिंदी सत्र में हमारे साथ बुटोलिया भैया है। भैया नमस्ते। भैया क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, नमस्ते भैया, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भैया। तो मैं सुन पा रहा हूँ। मैं छोटा सा परिचय रखना चाहता हूँ, फिर आप शुरू कर सकते हैं। जी भैया। तो भैया आप इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड है। भैया एज ए जूनियर वारंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। भैया उनका फर्स्ट यूएचसी वर्कशॉप जुलाई 2021 में किया है, और बात उसके साथ भैया कंटिन्यूसली यूएचवी कंटेंट के साथ में जुड़े हुए हैं। भैया साथ में बहुत सारी एक्टिविटीज में भागीदारी भी कर रहे हैं, जैसे मॉडरेशन, प्रिपेयरिंग द समरी ऑफ द वीकली मीटिंग्स कंडक्टेड बाय द टीचर्स। मध्य प्रदेश में जो राज्यानंद संस्थान की तरफ से जो स्कूल एजुकेशन में यूएचवी कंटेंट को शेयर करने का जो प्रयास हो रहा है, उसमें भी भैया अपनी भागीदारी को निभा रहे हैं। और भैया यहाँ पे मास्टर ट्रेनर के रूप में अपना काम कर रहे हैं। तो भैया आपका स्वागत है। ओवर टू यू। धन्यवाद भैया। मेरी आवाज तो ठीक आ रही है? हाँ भैया बिल्कुल आपकी आवाज ठीक आ रही है। Yes. एक मिनट, वीडियो भी ऑन कर लेता हूँ। तो भैया कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज। हाँ, यस। तो जैसा भैया ने मेरा परिचय दिया, मैंने एयरफोर्स में नौकरी की है 1975 से 1996 तक। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन किया मैंने। सूर्य रोशनी में भी मैं करीब 12 से 13 साल एज ए मैनेजर ऑपरेशंस को देखता रहा। उसके बाद 1 साल के लिए मैं एक प्रोफेशनल कॉलेज में एज ए डायरेक्टर भी रहा हूँ। उसके बाद फिर एयरफोर्स के दौरान मुझे मुख्यतः मैंने 4 जगह नौकरी की है। 6 साल चंडीगढ़, 6 साल हैदराबाद। हैदराबाद में मैं हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग स्कूल में था, तो उसी बीच मुझे मलेठी कॉलेज ईएमई है, उसमें 3 साल के लिए उनके टेक्नीशियन को ट्रेन करने के लिए डिप्यूटेशन पे भेजा गया था। तो मैं उनको हेलीकॉप्टर 3 साल पढ़ाया हूँ। उसके बाद फिर जैसलमेर में रहा 6 साल, और 3 साल मद्रास में था। वो मेरा एक ट्रेनिंग पीरियड था। तो इस तरह मेरा नौकरी का जो पीरियड था वो था। परिवार के बारे में, मेरे परिवार में पत्नी है जो घर का प्रबंधन देखती है, और मेरा एक बेटा है जो मनोरोग विशेषज्ञ है, और गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल ग्वालियर में ही एसोसिएट प्रोफेसर है और एचओडी है। और मेरी जो पुत्रवधू है वो एमफिल इन साइकेट्रिक सोशल वर्क में है, और वो दोनों मिलकर के एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं। जो काउंसलिंग और डाटा कलेक्शन का काम वो देखती है, और दूसरा वो देखते हैं। मेरा एक ग्रैंडसन है जो 5 साल का है, जिसके साथ मेरा, हम दोनों के साथ, मतलब उस समय कोई नहीं होता है, हम दोनों करीब 2 से 3 घंटे बिताते हैं एक दूसरे के साथ। तो यूएचवी के साथ मेरा जुड़ना जो 2021 जुलाई में हुआ, इसके बाद सितंबर 2021 से मैं मॉर्निंग सत्र से जुड़ा हूँ, और सुबह दोनों सत्रों को मैं अटेंड करता हूँ। अब एक्सरसाइज 1 और 2 की बात करें तो एक स्टेप 1 में मेरी जो है सजगता और बढ़ी है। अब देखने को देख पा रहा हूँ। मतलब क्या था कि देखना है ये तो पता चला था, लेकिन देखने में कब मैं सोचने लगता था कि देखना है, और कब बह जाता था उस सोचने में, ये अंतर अब थोड़ा क्लियर होने लगा है कि कब मैं सोच रहा हूँ, कब मैं देख रहा हूँ। तो ये जो देखने का जो ये प्रक्रिया है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर आप इसको खुद में देखते हैं। लेकिन वो देखने के साथ साथ जो धीरे धीरे स्लिप हो जाते हैं, कब हम सोचने लगते हैं और कब हम बह जाते हैं, ये बहुत ही माइनर डिफरेंस हो रहता है। और हम अपने आप को ये संतुष्ट कर लेते कि मैं देख रहा हूँ, जबकि उस समय सोच रहे होते हैं। ये मैं ऑब्जर्व कर पाया हूँ नंबर 1 स्टेप के बारे में। और जो स्व मूल्यांकन के स्टेप हैं 2, 3, 4, उसमें जो है मैं देख पाता हूँ
कि कब मैं आराम में हूँ, कब मैं ये मुझे स्वीकार है, और कब मैं इससे अलग हो जा रहा हूँ। तो ये जो 2 3 4 जो है ये चल रहा है। और 5वां स्टेप जो कि मेरे जो विचार चल रहे हैं उसके पीछे फीलिंग क्या है, भाव क्या है और संस्कार क्या है, ये दिखने लगा है। तो इसमें 1-2 घटनाएं ऐसी हुई। एक बार पहले मुझे लगता था कि नहीं, अब तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन मोहल्ले में कुछ ऐसी बातें जब हो रही थी किसी काम को लेकर के, तो मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था और मैं उसमें प्रतिक्रिया किया, थोड़ा तेज आवाज करके बोला। तो जब मुझे पता चला, बाद में रियलाइज हुआ, तो मैंने जब अपने को देखा कि क्या हुआ इस समय, तो उस समय जब मैंने देखा तो पता चला कि मेरे जो संस्कार हैं कि गलत चयन करने का, वो कुछ नौकरी के कारण और कुछ पारिवारिक बैकग्राउंड के कारण, वो मुझे लगा कि वो उस समय मैं उससे ड्राइव हो रहा था। तो ये मुझे जो है 5वें स्टेप को जो देखने का थोड़ा अभ्यास होने लगा है कि इसके पीछे क्या है। और स्टेप 6 को देखें तो ये पहला जो कह सकते हैं पहली एक्सरसाइज का जो मेन है वो इधर से शुरू होता है कि संबंध व्यवस्था का भाव ही हमें सहज स्वीकार है। ये जो लाइन है, ये इसको समझने में काफी समय लगता है कि जब हम संबंध को देख पाते हैं तो निश्चय ही हमारी जिम्मेदारी भागीदारी दिखने लगती है। ऐसा कुछ कुछ महसूस होने लगेगा। तो फिर व्यवस्था भी दिखने लगती है और सह सहअस्तित्व में जीना भी धीरे धीरे होने लगता है। तो इस पे काम कर रहा है। पहले ये शब्द मात्र थे, लेकिन अब उनके पीछे की जो वास्तविकता है वो कुछ कुछ दिखने लगी है। अगर स्टेप 7 को देखें, एक्सरसाइज 1 के, तो ये जो हमारा वो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है कि कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो अपने आप में जो है दिखने लगता है जब हम इस स्टेप को देखते हैं कि जब हमारे भाव संबंध व्यवस्था व सह अस्तित्व के अर्थ में होते हैं तो मैं इस क्षण आराम में रहता। तो जब मैं इस क्षण आराम में रहता हूँ तो मैं हर क्षण आराम में रह सकता हूं अगर मैं ये स्थिति में अपने आप में मेंटेन कर पाता हूं कि संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व। तो इतना जो पहली एक्सरसाइज थी उसमें जो पहला स्टेप शुरू कर लिया आपने या मैं जो कर पा रहा हूं, वो अभी थोड़ा सा उसमें ज्यादा सजगता बढ़ गई है। तो मुझे महसूस हो रहा है कि फिर 7वें स्टेप में भी धीरे धीरे काम होने लगता है। तो पहला अगर नहीं हो पाया है तो हम 7वें तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये मैं फील किया हूँ कि वो सजगता जहां हटी तो फिर वो दुर्घटना घटी वाली बात हो जाती है। तो अब थोड़ा एक्सरसाइज 2 पर आते हैं। तो एक्सरसाइज 2 में जो पहला स्टेप है उसमें काफी समय लगा, क्योंकि जो वास्तविकताएं, 2 वास्तविकताएं हैं, मैं और शरीर। इन वास्तविकताओं की जो वास्तविकता है उस पे पहुंचने में समय लगा। शब्दों के रूप में तो ठीक है कि मैं शरीर हूँ और शरीर से अलग हूँ, मैं और शरीर के बीच में अंतर है, लेकिन जो शरीर के सापेक्ष में जीने का जो अभ्यास था वो बार बार उधर की तरफ ले जाता था और बार बार ये होता रहता था। हाँ, अब ये कह सकता हूँ कि कुछ हद तक ये अंतर दिखने लगा है और ज्यादा समय तक दिखने लगा है कि हाँ, मैं और शरीर 2 अलग अलग वास्तविकताएं हैं। ये मैं और शरीर 2 अलग अलग वास्तविकताएं हैं। इस वास्तविकता को देखने में रियली काफी समय लगा। लेकिन हाँ, अब ये थोड़ी थोड़ी आश्वस्ति इसमें रहने लगी है, ज्यादा समय तक रहने लगी। और 2 और 3 और 4 इसमें भी वैसा ही है कि सूचनाओं का आदान प्रदान, संवेदनाओं को पढ़ने का निर्णय, और मैं संवेदनाओं से अलग हूँ, ये होने लगा है कुछ हद तक। पहले जो संवेदनाएं उठती थी शरीर में या वो, उसको एक अलग ही अर्थ देता था, परेशान हो जाता था कि क्या हो गया, क्या हो गया, क्योंकि शरीर के सापेक्ष में जीना था। तो उस अपने को शरीर मान के ये लगता था अरे ये हो गया तो वो हो गया, वो हो गया तो फिर ये ना हो जाए।
इस तरह परेशानी बढ़ जाती थी। और स्टेप 5 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमारा अर्थ देना है। तो यहीं से जो परेशानी शुरू होती थी कि जैसे ही संवेदना उठी, उसके पहले हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन रहती हैं, कभी किसी डॉक्टर ने बोल दिया, कभी किसी कोलीग्स ने बोल दिया, कभी ये पता चला अरे मेरे साथ वाले को इस तरह का प्रॉब्लम आया था। तो फिर वो अपने आप से जोड़ने लगता हूँ, अपने एज वाले का साथ ऐसा हुआ था। तो वो जो अपने साथ उठ रही जो भी संवेदनाएँ शरीर में होती थी, किसी भी तरह की, उनको जो अर्थ देने का काम है, उसका आधार अलग होता था, इसके कारण ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती थी। तो अब जो है स्टेप 5 में जो बाहरी परिस्थितियों बाहरी तीनों चीज़ों का प्रभाव, जैसे बाहर का वातावरण हुआ, दूसरे के कहे हुए शब्द हुए, शरीर के अंदर उठने हुई संवेदनाएँ हुई, या सबसे ज़्यादा जो प्रभाव डालने वाली बात होती है, वो हमारे विचार चल रहे होते हैं, हमारी जो कल्पनाशीलता है। तो ये कल्पनाशीलता का जो प्रभाव है वो बहुत गहराई से मैं देख पाया हूँ। और कई बार जब कल्पनाशीलता जो होती है, उसके कारण शरीर में जो संवेदनाएँ भी पैदा हो जाती हैं। तो शरीर में जो संवेदनाएँ पैदा हो जाती हैं, उनको फिर अलग से अर्थ देना, तो ये जो मिलकर के जो बनता है, वो सबसे ज़्यादा दिक्कत वाला हो जाता है। तो ये हो जाता था मेरे साथ ज़्यादातर कि छोटी-छोटी बातों को छोटी-छोटी अंदर जो कल्पनाशीलता चल रही होती उसका जब जो शरीर पर प्रभाव पड़ता था, फिर उसमें जो उसको मैं जो अर्थ देता था, तो ये जो ट्रायंगल बनता था, ये दिक्कत आती थी इसमें। अभी वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। कई बार ऐसा हुआ है, चूँकि जो बेटा भी मनोरोग विशेषज्ञ है, तो कई बार शरीर की संवेदनाओं से मिला-जुला जब मैंने उसको शेयर किया, तो 1-2 बार तो वो मुस्कुरा दिया, तो मुझे थोड़ा बुरा फ़ील हुआ कि ये ध्यान नहीं दे रहा है। तो मैंने मिसेज़ को भी बोला, तो उन्होंने अमन से बोला, मेरे बेटे से, कि तुम पापा की बातों पे ध्यान नहीं देते हो, जबकि वो उनको ऐसा दिक्कत है। तो फिर उसने बताया, नहीं, नहीं, वो जो दिक्कत है, वो मैं समझ पा रहा हूँ, उनके वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे टेस्ट नॉर्मल करवा लिए थे, वो सैटिस्फैक्शन के लिए। लेकिन उनका जो सोचना होता है, उसके कारण उनमें वो जो है एंग्ज़ायटी और जो प्रभाव शरीर पे पड़ता है, इसके कारण हो रहा है। तो फिर जब से इससे जुड़ा हूँ और अपने आप पे जब काम करना शुरू किया और अपनी जो कल्पनाशीलता को देख के उस पे जब काम करना शुरू किया, तो उन चीज़ों से भी हमें आराम मिल गया। ये मैं कहना चाहूँ। तो ये स्टेप ये 6 था 5 था। अब जो मेरा निर्वाहन, तो 5 और 6 को मैंने कुछ मिला-मिला के बोल दिया है। तो तो जो प्रतिक्रिया और अनुक्रिया, अब प्रतिक्रिया कम हो गई है। जो मैं रिएक्ट करता था कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उससे तो मिल गया है। और अभी उनसे ज़्यादा प्रभावित नहीं होता हूँ, थोड़ा ज़िम्मेदारी पूर्वक जीना होने लगा है, ये मैं कह सकता हूँ। तो स्टेप 6 में अ, जो परतंत्रता थी, जब हम दूसरों पे निर्भर थे, दूसरी चीज़ों पे निर्भर थे, बाहर के प्रभाव और इन सब से थोड़ा-थोड़ा इनमें आराम मिलने लगा है। और अभी थोड़ा ज़िम्मेदारी पूर्वक अनुक्रिया करने लगा हूँ। हाँ, स्टेप 7 जो अभी जब हमने यूएसबी 3 किया था, भानु भैया थे और राजुल भैया के साथ में वहाँ पर भोपाल में। तो फिर उसके बाद जो थोड़ा सोचने का जो ढंग है, शून्य और अस्तित्व के रूप में और मेरा अस्तित्व के रूप में होना, अ, इस पे काफ़ी ध्यान जाने लगा है, मैं कहूँ तो। हाँ, इस पे जोड़ा थोड़ा-सा फ़र्क पड़ा है कि, और इस वास्तविकता को जो है, जब-जब ये समझ में आता है कि मैं शून्य के सह अस्तित्व में हूँ, तो ये जब दिखता है, ये जब अनुभव होता है, तो फिर बहुत ही सुखद अनुभूति होती है और इसका थोड़ा-थोड़ा झलक मिलने लगी है कि मैं शून्य के सह अस्तित्व में हूँ। तो और उसी में मैं ऊर्जित हूँ। तो ये जो सत्य है, ये जो है सत्य का एहसास हल्का-हल्का सा होने लगा है।
और तो संबंध का भाव भी हर समय तो नहीं दिखता, हाँ दिखता रहता है ज्यादातर समय। तो फिर वो आराम में भी रहने लगा हूँ और थोड़ा जिम्मेदारी से भी प्रस्तुत होने लगा हूँ। तो ये था 7वां स्टेप। अब जो पॉइंट नंबर 4 है मतलब सुख स्वभाव है, यह तो समझ में आया है, पर कभी कभी प्रभाव में भी जीना हो जाता है। तो कभी कभी अपने को ओवर एवेल्यूट भी कर लेता हूँ कि मैं तो थोड़ा ज्यादा जानता हूँ, मैं तो थोड़ा ज्ञानवान हो गया हूँ। इस तरह के जो कभी कभी ओवर एवेल्यूट कर लेता हूँ, तो बह जाता हूँ इसमें। प्रोग्राम अगर देखें तो जो कार्यक्रम है, इसको सुनिश्चित करने के लिए ज्यादातर समय मैं इसके लिए देता हूँ, समझदारी को बढ़ाने के लिए, और वो सहभागिता के रूप में हो रही है। और जो एक्चुअली समृद्धि के लिए जो कार्यक्रम है, उसमें तो बहुत ही कम समय देने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि जो है उस वो समझ में आ गया है कि जितनी मेरी जरूरतें हैं उससे आवश्यकता से अधिक है। तो इस दिशा में मेरा वैसे भी कम ही था, भौतिक चीजों के प्रति लगाव कम था। और अभी जो भी, हाँ ये नहीं कि मैं चीजों को नहीं खरीदता हूँ या नहीं लेता हूँ। शरीर के जो ज्यादा से ज्यादा उपयोग के लिए जो जरूरी है वो मैं लेता हूँ, और ठीक ही लेता हूँ। ठीक मतलब जिससे कि हम शरीर का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, कर सकें। उस दिशा को, उस बात को ध्यान में रख करके मैं मॉडर्न असेट्स को भी यूज करता हूँ, और जो बेसिक चीजें हैं वो पर्याप्त हैं, इसलिए उस दिशा में ज्यादा काम करने के लिए मैं समय नहीं देता हूँ। वो करीब 15 से 20% है। हाँ, परिवार के लिए जो प्रायोरिटीज हैं उनको समय देता हूँ, और समय वैरी कर जाता है। अगर उधर ज्यादा जरूरत है तो उधर देता हूँ, नहीं तो फिर अब बाकी समय में इधर लगाता हूँ। तो ये करीब करीब बाकी जो 80% है समय में लगा रहा हूँ। उसमें जो है काफी काम चल रहा है जो मध्य प्रदेश में, तो उसमें समय दे रहा हूँ। तो चेतन के अर्थ में जो कार्यक्रम है, या कह लो वो जो है ज्यादातर 80% के करीब पहुंच रहा है। कभी कभी वेरिएट होता है, ये 50 से 80, 60, 80 ऐसे ऐसे बीच में चलता रहता है। और जो इसके अर्थ में मैंने वैसे ही बताया कि समृद्धि और दूसरी चीजों में मैं 20% के करीब देता हूँ। तो कमिटमेंट देखें तो, क्योंकि इस बात की अस्तित्व हो गई है, ये विश्वास हो गया है कि ये करने लायक काम है, तो ज्यादातर चिंतन इसी अर्थ में चलने लगा है। मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग व राजानंद संस्थान और AICTE की टीम जो मिलकर कार्यक्रम चला रहे हैं, उसमें यथा योग सहयोग व योगदान दे रहा हूँ। और ये पूरी टीम जो काम कर रही है, भानु भैया के मार्गदर्शन में कर रही है। तो इसका जो मेरा जुड़ाव इससे 2023 और 24 में जो शिक्षकों की कार्यशालाएं रही थी भोपाल में, उसमें 15-15 दिन में 2 बार रहा हूँ। भैया के साथ जो बैच चले थे उनमें मैं एज ए वॉलंटियर था। फिर अभी ये 2025 में ये निर्णय हुआ कि इतनी संख्या ज्यादा है और इसको ज्यादा बड़े लेवल पे पहुंचाना है, तो संभाग के स्तर पर वही कार्यशालाएं अरेंज की गई थी। तो ग्वालियर संभाग का जो दायित्व था वो मुझे मिला था। उसको एज ए उसमें एज ए सह उद्बोधक और को फैसिलिटेटर के रूप में और कोऑर्डिनेशन के रूप में मैं पूरे महीने 5 बैच चले थे यहाँ 6-6 दिन के, तो उसमें मैंने सहभागिता की थी। और इसमें 8 जिले थे, उन सब के जिलों से लोग आए थे इन 5 बैचों में, तो उसमें मेरी सहभागिता रही थी। और अभी उसके बाद का जो स्टेप हुआ कि इनमें से कुछ PPI सिलेक्ट किए गए थे, उनको फिर आगे चल के इस व्यवस्था में भागीदारी के लिए तैयार करना। तो उसका एक अलग से प्रोग्राम बना है। तो उस प्रोग्राम के लिए भी उस टीम में ग्वालियर संभाग के जितने भी लोग हैं
तो उनके लिए एक टीम बनाई गई है, उसमें भी मेरा योगदान रह रहा है। और अभी 3 तारीख को उनका एक स्नेह संचार मिलन करके एक सभा रखी गई थी, तो संभाग के सारे लोग आए थे ग्वालियर में, तो उसका भी कोऑर्डिनेशन हुआ था। उसमें हर एक जगह, हर एक संभाग में एक एक प्रतिनिधि के रूप में AICTC से था। तो हमारे यहाँ डॉक्टर युधिष्ठिर भैया आए थे, तो फिर ये कार्यक्रम चला था। और इसमें जो 3 मीटिंग्स हम लोग करते हैं, मंगलवार को जो मीटिंग होती है वो सभी संभागों की कंबाइंड मीटिंग होती है। उसमें क्या क्या चल रहा है उस कंबाइंड मीटिंग को अनु भैया और मोहित भैया वो संबोधित करते हैं। फिर बुधवार को एक मीटिंग होती है संभाग वाइज, जो PPIs चुने हुए हैं उन लोगों के बीच में कैसे कंटेंट्स रखना है। फिर हम लोग उसको सैंपल के रूप में वो प्रोडक्ट रखते हैं, फिर उन लोगों को बुलाते हैं। इस तरह ये प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें भाग लेता हूँ। एक फ्राइडे की मीटिंग्स होती है। फ्राइडे की मीटिंग्स में जो शिक्षक ट्रेंड हुए हैं उनको शनिवार को क्लास लेनी होती है, तो जो शनिवार को जो क्लास लेनी होती है उसको हम लोग विस्तार से उस टॉपिक को हम लोग फ्राइडे को कवर करते हैं, जिससे वो आसानी हो सके और उनको जो भी मटेरियल है, जो लाइक PPT वगैरह, वो प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह मेरी जो सहभागिता चल रही है और कमिटमेंट चल रहा है। तो ये 3 तो मीटिंग्स रहती हैं हफ्ते में, फिर बाकी और कोऑर्डिनेशन वगैरह है वो सब चलता रहता है। तो इस तरह मेरा काम कमिटमेंट का चल रहा है। तो ये बड़ा सौभाग्य है जो मुझे इस एज में ये सब करने को मिल रहा है और अपने आप को डेवलप करने का मौका मिल रहा है। तो मेरी तरफ से इतना ही। सभी को नमस्ते, सभी को धन्यवाद। धन्यवाद भैया, बहुत ही सटीक प्रस्तुति रही आपकी और बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने बात रखी। भैया आप नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते दीदी, नमस्ते। बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुन के। सुनते ही रहते हैं वैसे तो, मिलते ही रहते हैं, लेकिन इस तरह से आपकी शेयरिंग सुनना बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वाकई में आप आनंद परिवार के एक मजबूत स्तंभ की तरह हैं और पूरा हमें अपना सहयोग भी दे रहे हैं। मैं तो बड़ी गदगद हो जाती हूँ आपसे बात करके, क्योंकि जब भी जैसा भी सहयोग हमें चाहिए होता है भैया कभी भी इनकार नहीं करते हैं। फ्राइडे मीटिंग का मॉडरेशन हो या बहुत तरह के काम जो मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, तो हर जगह भैया की भागीदारी रहती है और इतनी सहजता और सरलता से उस काम को अंजाम देते हैं। मतलब बहुत साइलेंट वे में काम करते हैं भैया। तो बहुत सहयोग है आपका, और जिस तरह से आप ग्वालियर में पूरी टीम को संरक्षित और संवर्धित कर रहे हैं, वो भी प्रेरणा के रूप में हम सभी के लिए है कि रिटायरमेंट के बाद भी यदि आपके पास जीवन का लक्ष्य है और उद्देश्य है कि तो रिटायरमेंट के बाद भी कितने सारे अवसर हैं खुद को समझने के लिए, जीवन को समझने के लिए। तो बाकी सभी लोगों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत हैं आप भैया। बहुत अच्छा लगता है आपको इस तरह से गतिशीलता में काम करते हुए देख के, जैसे आप खुद को भी स्वस्थ रखते हैं और पूरी तरह से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अपने जीवन को एक सार्थक वे में लगा रहे हैं। तो बहुत अच्छा, आपको बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, ताकि ये धन्यवाद दीदी। बहुत जल्दी से जो ये मल्टीप्लाई हो रहा है काम मध्य प्रदेश में, तो ये आपके सहयोग से भी बहुत कारगर सिद्ध हो रहा है। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू जी। भैया। जी बस मेरी तरफ से इतनी ही बात थी भैया। जी हाँ नमस्ते और भैया। हाँ, नमस्ते 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 नमस्ते। भैया, नमस्ते, बताएं। आपकी शेयरिंग बहुत अच्छी रही। हाँ, हाँ, और ये बात मुझे बहुत महसूस हुई कि अ, ये एज में भी आप बहुत सहयोगी हो रहे हैं और खुद को एक्सप्लोर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत मुझे प्रेरणादायी लगा धन्यवाद कि भैया। आप अधिक अधिक समय आप एक उद्देश्य लेके एक और जिसका बहुत समाज को हेल्प हो रही है, मदद हो रही है आपके, ये देख पा रहा हूं मैं। धन्यवाद भैया। धन्यवाद धन्यवाद भैया, धन्यवाद। जी नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को।
भैया आपकी शेयरिंग बहुत अच्छी लगी, बहुत सुंदर शेयरिंग। आपके एक एक शब्द प्रेरित करने वाले थे मुझे। आपने धन्यवाद। जिन आपके जो बिंदुओं पर, जिन एक एक बिंदुओं पर आपका स्पष्ट जो दृष्टिकोण है, उससे मैं बहुत प्रेरित हुआ हूँ भैया। मुझे बहुत समझने में हेल्प मिली कि मैं कहाँ पर लैग कर रहा हूँ और कहाँ मुझे इसको किस तरीके से देखना है। बहुत शानदार मतलब भैया, मैं तो बहुत छोटा हूँ आपसे, लेकिन पर बहुत आनंद रहा भैया, बहुत आनंद रहा। धन्यवाद भैया। धन्यवाद जी, धन्यवाद भैया। जी नमस्ते, नमस्ते भैया, नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। आप जैसे कि एयरफोर्स से रिटायर्ड हुए हैं, आपके प्रति बड़ी कृतज्ञता निर्माण होती है। और आप जिस ग्वालियर क्षेत्र से हैं, जबकि पुराना मेरी जिंदगी धार, इंदौर, उज्जैन, सरीके, मालवा क्षेत्र में गुजरी है और वहाँ की आबो हवा बहुत पसंद है। लेकिन जहाँ अपन उज्जैन ग्वालियर, भिंड, मुरैना की बात करें तो एक बड़ा विपरीत भाव निर्माण होता है। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि उस भाव से आप कैसे काम कर पाते होंगे, यही मेरा प्रश्न है। हाँ, ये बात बहुत ही अच्छी आपने रखी है। जी जी क्योंकि मैं वैसे तो ग्वालियर में मैं काफी 96 से यहीं सेटल हो गया था। ओरिजिनली मैं जालौन डिस्ट्रिक्ट का हूँ, तो वैसे ये जालौन, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, इनका जो कल्चर है वो एक जैसा ही है। यूपी जी का जी जो लगता यूपी में है, लेकिन वो तो यहाँ पर जो इवन अभी हम लोगों ने जो 1 महीना यहाँ के शिक्षकों के साथ जो काम किया है, उनके साथ कार्यशालाएं की हैं, तो पहले दिन दूसरे दिन तो जितने भी प्रबोधक पीछे से आए थे, प्रिया दीदी थी, अपराजिता दीदी थी, निधि दीदी थी, तो इनको थोड़ा सा असहजता लग रही थी, क्योंकि वो लोग जो बोलने में एकदम बोल्ड होते हैं, लेकिन अंदर से वो ऐसा नहीं है। तो विरोध उनका शुरू से विरोध दिखता है, लेकिन जब जी उनके बात जी जी समझ में आ जाती है, हम सही बात रख पाते हैं, तो निश्चय ही वो उसी उसी एनर्जी के साथ वो सही चीज को भी ग्रहण करते हैं। ऐसा मैंने देखने को मिला है। तो वो है कि उसका जो दूसरा पार्ट है वो भी उतना प्रभावशाली है। तो वो जो करीब 1 महीना हम लोग साथ में थे, और इन लोगों के साथ जो पहले दूसरे दिन का जो विरोध था वो काफी हद तक होता था, और वो काफी इंटरेस्टिंग रहा है वो पीरियड। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो एरिया का जो गलत धारणाएं हैं, वो क्या है, जो चीज है उसको पकड़ते हैं तो पकड़ते हैं। तो जब अच्छी चीज उनके पास रखी जाती है, अच्छे प्रस्ताव रखे जाते हैं, तो उसी तीव्रता से और उसी वेग के साथ वो उसको भी ग्रहण करते हैं। ऐसा है। जी 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 जी, बहुत अच्छे, बहुत हाँ बहुत धन्यवाद। क्योंकि अभी मैं हमारे एक रिलेटिव के लिए ग्वालियर की ही लड़की सिलेक्ट की है हाँ और हाँ, निश्चित ही अपनी मुलाकात होगी। डेफिनेटली डेफिनेटली, बिल्कुल जी जी, मिलेंगे। आप बताएं, धन्यवाद हम भी धन्यवाद सर। बताएंगे। जो भी जी मदद की धन्यवाद जरूरत भैया। है बताना। जी जी धन्यवाद सर। गणेश भाई आप म्यूट, हाँ यस। हेलो है। नमस्ते 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 गणेश। लक्ष्मण भैया, नमस्ते किशोर भैया। हाँ नमस्ते भैया, नमस्ते। नमस्ते एवरीवन। किशोर भैया, आपसे पहले भी तो बहुत बातचीत हुआ, आपका बोला तो आज भी प्रेजेंटेशन तो अच्छा ही लगा। हाँ हाँ आ, 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 और रिलेशनशिप जो है, जो आपको तो जो बेटा जो है, तो बहू मतलब जो डॉटर इन लॉ, हाँ तो वो भी तो पहले से और भी इम्प्रूव हो रहा है। हाँ, हाँ, आपका एक्टिविटीज भी बहुत आजकल बढ़ रहा है, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा है। बधाई आपको। धन्यवाद बेस्ट धन्यवाद। विशेस फॉर योर गुड धन्यवाद हेल्थ गणेश जी। ऑल्सो एंड फॉर मोर फ्रूटफुल जर्नी एंड सक्सेसफुल जर्नी। थैंक यू भैया, धन्यवाद ऑल द बेस्ट। धन्यवाद गणेश जी, धन्यवाद। नमस्ते किशोर भैया। नमस्ते नमस्ते रमेश जी, हम लोगों तो को काफी दिन हो गए हैं, एक रूम शेयर किए थे हम लोग। हाँ सर, मुझे भैया मतलब अपन रूम में साथ में रहे हैं, वहाँ मध्य प्रदेश वाल्मी में अपन साथ में रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया शेयरिंग की आपने और बहुत अच्छी प्रेरणादायक। और मुझे वो आपके साथ जो हम 4-5 दिन जो भी रहे थे, तो मैं उन पलों को कभी भूल नहीं सकता हूँ। क्योंकि एक मैंने देखा था उस समय भी कि जो हमारे मन में एक जो क्षेत्र विशेष की जो एक धारणा होती है ना, और भी हमारे साथ जो लोग रहते हैं और जो उनका हार्डनेस रहता है,
एक ग्वालियर संभाग का, और आपके साथ जो समय बिताया और जितनी शांत स्वभाव और इतने विनीत स्वरूप में आप हमको तो एक पूरे क्षेत्र का जैसे आपने प्रतिनिधित्व करके हमारी धारणा को भी थोड़ा-सा बदला कि नहीं, मतलब आप जैसे बहुत अच्छे लोग भी रहते। बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई सर, आपको बहुत बढ़िया अच्छी शेयरिंग की, और हमारे लिए कोई मार्गदर्शन हो तो ज़रूर बताइएगा सर। हाँ, हम लोग जुड़े तो हैं ही, जुड़े रहेंगे। शर्मिला दीदी को आमंत्रित करता हूँ कि दीदी हमें गाइड करें। जी नमस्ते कौशल जी। नमस्ते, नमस्ते से दीदी, एक बार मिलना नमस्ते। हुआ। हाँ, जी हमारा मिलना हुआ भोपाल में। यस, उसके पहले से हम लोग आपको सुनते तो आए हैं और हाँ, वर्चुअली तो चर्चा हुई है, बट इस बार पर्सन टू पर्सन पहली बार हम लोग भोपाल में मिले, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारा काम हो ही रहा है भोपाल में, तो बहुत बड़ी संभावना है और आप सब उसमें अपना योगदान दे रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है। आपकी शेयरिंग में हमेशा ही मुझे एक ठहराव लगा है और मुझे लगता है कि जैसे-जैसे आप अपने अंदर इस काम को कर रहे हैं, उतना-उतना क्लैरिटी बढ़ रही है और धीरे-धीरे वो जो सूक्ष्म चीज़ों को देखने की बात है, वो बढ़ती दिखाई दे रही है आपकी शेयरिंग से भी। हम सभी ये जो आपने बात कही ना पहली स्टेप की, कि बिना वो पहले स्टेप किए आगे बढ़ना होता नहीं है। और शुरुआत में लगता है कि हो तो रहा है सब कुछ, लेकिन जैसे-जैसे उसमें और सूक्ष्मता से देखते हैं, तो दिखाई देता है कि एक दिन में कितने सारे क्षण होते हैं। उसमें से कितने समय हम सजग रह पाते हैं, वो जैसे-जैसे उस पर ध्यान जाता है, तो दिखाई देता है कि काफ़ी सारा काम करने का है अभी। तो हम सभी इस दौर से गुज़र रहे हैं। मुझे लगता है कि आपकी शेयरिंग हमेशा से ही बहुत ईमानदारी के साथ आपने की है, बहुत ठहराव के साथ, बहुत सरल तरीके से और ये भी एहसास होता है कि कितना समय आप इस सारे काम में बिता रहे हैं, कितना-कितना आपका ध्यान इन सब चीज़ों पर जा रहा है। तो आपको बहुत-बहुत बधाई। आगे के लिए भी बहुत शुभकामना। आप लोग एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं भोपाल में, बहुत सारे लोग मिलकर। सभी को बहुत शुभकामना। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद।